नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस संजय में। आज हम अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो देखो, अमेरिकी क्रांति का जो समापन है लिखा है 1775 से लेकर 1783 तक। ये मतलब कि वो है जहां पर तीव्र गति से क्रांति ने कार्य किया। मतलब यहाँ से क्रांति उस तरीके की मूड में आ गई कि अब जब तक जीतेंगे नहीं तब तक क्रांति करते रहेंगे। बाकी अमेरिकी क्रांति लगभग 30-40 साल तक अलग अलग प्रोसेस में, जब अपन कारण पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत 1750 से ही हो जाती है। और है ना, तो आपको याद रखना है कि मेनली अगर आपसे पूछा जाए क्रांति का समय क्या है तो 1775 से लेकर 1783 तक। 1783 में अमेरिका किससे आजाद होता है? आपको याद रखना है, अमेरिका ब्रिटेन से आजाद होता है। किससे आजाद होता है? ब्रिटेन से। मतलब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि भारत और अमेरिका दोनों, है ना, ब्रिटेन ने किसको गुलाम बनाया था? भारत को भी, और किसको? अमेरिका, है ना। तो अमेरिका कितने में आजाद हुआ है? 1783 में, भारत 1947 में, है ना। अब देखते हैं आज के क्लास में अपन को क्या क्या पढ़ना है। देखो, अपन को पढ़ना है अमेरिकी क्रांति की स्थिति, अमेरिका की स्थिति क्रांति से पहले। मतलब जब क्रांति नहीं उसके पहले अमेरिका की स्थिति क्या थी। क्योंकि देखो, यहाँ पे अपन को ये समझना जरूरी है, जब तक अपन अमेरिका की स्थिति नहीं समझेंगे, है ना, तब अपन ये नहीं समझ पाएंगे कि क्रांति हुई क्यों, क्रांति के कारण क्या थे। क्योंकि किसी देश की जो स्थिति होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार क्रांति करेगा। जैसा कि अपन जब भारत की क्रांति पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति को उदाहरण लें, तो अपन उसके पहले भारत का समाज, भारत की कर व्यवस्था, भारत के अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी वो किस प्रकार की थी, भारत में वो आर्थिक कारण क्या थे, वो सामाजिक कारण। तो जब भारत की स्थिति को समझते हैं तब क्रांति के कारणों को समझ पाते हैं। इसी प्रकार अमेरिका की जब अपन पहले स्थिति समझ लेंगे, मतलब कि अमेरिका की पहले क्रांति से पहले स्थिति क्या थी उसको समझ लेंगे, है ना। और फिर अमेरिकी क्रांति के कारण समझेंगे कौन कौन से वो कारण थे जिसने अमेरिकी क्रांति, मतलब जिनके कारण अमेरिकी क्रांति हुई। फिर ब्रिटेन की पराजय के कारण, क्योंकि देखो दो लोगों के बीच यूएसए अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड था, है ना, इंग्लैंड था। तो ये विजयी हो गया, ये क्या हो गया? विन, ये जीत गया। इंग्लैंड क्या हो गया? लॉस। तो आप ये बताओ, जिसके लगभग इसमें इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इसका सूर्य कभी जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। मतलब ये इतने देशों में राज करता था कि कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं दिन है, मतलब हर जगह दिन, ऐसा सिस्टम रहता था कि उसका सूरज कहीं डूबता नहीं था। लेकिन उसको अमेरिका ने पराजित कर दिया था 1783 में। इसीलिए इंग्लैंड की पराजय के कारण जानना जरूरी है कि इंग्लैंड ने वो कौन सी गलतियां की जिसने अमेरिका को खो दिया या अमेरिका से पराजित हो गया। उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि जब अमेरिकी क्रांति सफल हो गई तो उसका प्रभाव, इफेक्ट विश्व के अन्य देशों पर क्या पड़ा, जिनमें अपन को फ्रांस और भारत के संबंध में मुख्य रूप से समझना है ना। बहुत सारे इंग्लैंड का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब इंग्लैंड का ही प्रभाव पड़ा, लेकिन अपन को फ्रांस और भारत के संबंध में ज्यादा समझना है। देखो, फ्रांस के लिए इसलिए समझना है क्योंकि इसके लगभग 6 साल बाद फ्रांस की क्रांति हो जाती है, इसलिए समझना है। और भारत को इसलिए समझना है क्योंकि अमेरिकी क्रांति के भारत पे किस प्रकार से अंग्रेजों ने राज को आगे बढ़ाया, इसके भारत पे क्या इफेक्ट पड़ा उससे समझनी। क्योंकि अपन भारत देश में निवास करते हैं तो जो भी चीजें हुई विश्व घटना की, तो भारत से जुड़ के जब उनको पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अपन को कोशिश ये करनी कि विश्व इतिहास की घटनाओं को ऐसे समझना है कि आप अच्छे से उसका यूज कर पाए। इसके बाद हमें अमेरिका में संविधान, मतलब देखो क्या हुआ कि जब अमेरिका में क्रांति हो गई तो अमेरिका ने संविधान, मतलब कि अमेरिका वो देश है जिसने सबसे पहले लेके संविधान लाया। मतलब सबसे पहले लेके संविधान लाने वाला देश कौन था? अमेरिका। और संवैधानिक क्रांति, मतलब जो संविधान के तहत शासन चलाने वाला देश भी पहला कौन सा बना था? अमेरिका बना था। इसलिए अपन को समझेंगे कि अमेरिका की संविधान में क्या विशेषता थी, क्या उसकी कमियां थी। और नया अमेरिका, क्योंकि देखो अमेरिका 1783 में आजाद हुआ, उसके बाद वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बाद में मतलब विश्व की सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका है। तो उसके संविधान का क्या रोल था, नया अमेरिका किस प्रकार था, इस प्रकार से अपन चीजों को समझेंगे। मतलब कि अपन स्थिति अमेरिका की क्रांति के पहले की स्थिति और क्रांति की बाद की स्थिति को इस वीडियो में पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो आराम से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखने की कोशिश करते हैं कि जो अमेरिका की क्रांति से पूर्व स्थिति थी, मतलब अमेरिका की स्थिति क्रांति से पहले अमेरिका क्या है ना, ये अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखने की कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए बता दूं, देखो अमेरिका जो स्थित है वो ये आप समझ लो उत्तर अमेरिका इस टाइप से है।
है ना। ये कौन सा अपन ने किस महाद्वीप को बनाया है? उत्तर अमेरिका। ये महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में बहुत सारे इधर देश हैं, इनको छोड़ दो। इधर पे मेनली कौन से देश हैं? ये कनाडा वाला पार्ट है ना, और ये यूएसए अमेरिका वाला पार्ट है। आपको याद रखो, मैप पे मत जाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैप आपके लिए इसलिए मत समझ जाता, चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आती है। तो जो उत्तर अमेरिका में ये नीचे वाला जो मतलब दक्षिण वाला पार्ट है वो अमेरिका था, उत्तर वाला पार्ट कौन सा था? कनाडा था। और आपको पता है कि इस तरफ इसके पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व में क्या है? अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। यहाँ पे यूरोप है ना, यहाँ अफ्रीका समझ लो, है ना, तो इधर दक्षिण अमेरिका समझ लो, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो यूरोप में इधर पे इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड वालों ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया, है ना। तो जो ये आपको याद रखना है, देखो उत्तर अमेरिका में ये यूएसए है, ये कनाडा है, इधर अटलांटिक सागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो जब इंग्लैंड जो था यूरोप से, उसने, आपको पता है कि जब अपन ने पुनर्जागरण में, इसलिए अपन ने भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ा था, जब भौगोलिक खोज शुरू हुई तो मैंने उधर पे आपको बताया था कि 1492 में, कब? 1492 में कोलंबस ने, किसने? कोलंबस ने, मतलब कि 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज की, मतलब कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। जब अमेरिका की खोज हो गई तो इसके कुछ समय बाद यहाँ पे लोग बसने आने लगे। देखो आपके लिए एक जानकारी, ये आपको बात याद रखनी है कि जो अमेरिका के जो मूल्यवासी हैं, मूल्यवासी कहाँ के? मूल्यवासी, एक बात याद रखनी है, यूएसए के जो मूल्यवासी हैं उनको रेड इंडियंस कहते हैं। रेड इंडियंस कहते हैं, इसमें इंडियन शब्द प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ के? अमेरिका के मूल्यवासियों को, मतलब जिनका पहले से निवास स्थान अमेरिका था, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोलंबस था, कोलंबस को स्पेन के राजा ने भेजा था, उनने भारत की खोज में, इंडिया की खोज में भेजा था, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो जब वो वापस आया तो उसने बताया कि मैंने इंडिया खोज लिया, लेकिन वो इंडिया नहीं था, है ना। तो इसलिए यहाँ के मूल्यवासी को रेड इंडियंस कहते हैं। तो रेड इंडियंस तो यहाँ पे रह ही रहे थे, लेकिन 15वीं और 16वीं सदी, 15वीं से 16वीं सदी में अमेरिका में बहुत सारे लोग कहां से आए? इंग्लैंड से आए। कहां से आए? इंग्लैंड से, यूरोप से आए। कहां से? यूरोप से, है ना। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दो देश हैं, कनाडा है, यूएसए, बाकी इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पे 4-5 देश और हैं छोटे छोटे, लेकिन अपन को याद रखना है कि कनाडा है, यूएसए। तो यूरोप से रेड इंडियंस तो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग 16वीं शताब्दी में कहा है? अमेरिका आए। आपको याद रखना है कि ये लोग कहां से आए हैं? यूरोप से आए। कहां से आए हैं? यूरोप से आए। तो जब ये लोग यूरोप से आए हैं तो इनको यूरोप की स्थिति पता होगी। तो यूरोप में जो जिस तरीके से जीवन जी रहे थे, तो यहाँ पे भी अमेरिका में जीवन जीना चाहते थे। मतलब कि जो लोग 15वीं-16वीं सदी में यूरोप से अमेरिका आए, वो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते थे। किसके साथ? स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते थे। किसके साथ? स्वतंत्रता। मतलब यूरोप के लोग जब अमेरिका में रहने आए और यहाँ पे इंग्लैंड का शासन था, तो ये किसको पसंद कर रहे थे? स्वतंत्रता को पसंद कर रहे थे। और जब 1775 के बाद, जब 1775 के बाद या 1750 के बाद, जब इन लोगों की स्वतंत्रता छीनी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा, यूरोप के जो लोग अमेरिका में आके बसे थे, जो स्वतंत्रता को पसंद करते थे, उनकी स्वतंत्रता से जब इंग्लैंड छेड़छाड़ करेगी, तो वो इंग्लैंड के विरुद्ध ही क्या कर देंगे? क्रांति का ऐलान कर देंगे, और इंग्लैंड से क्या हो जाएंगे? विजय हो जाएंगे, और स्वतंत्र रूप में फिर अमेरिका का अस्तित्व आएगा। ये आप समझ गए? देखो इधर पे समझना इसलिए जरूरी है कि देखो भारत में भारत के मूल्यवासी थे, भारत के लोग मूल्यवासी थे, इसलिए उनको चेतना आने में समय लगा। अपन ने क्रांति लगभग 100 वर्ष बाद की थी, पहली जो मुख्य क्रांति मानी जाती है 1857 क्रांति कितने वर्ष बाद की? 100 वर्ष बाद की। लेकिन यहाँ पे क्रांति जल्दी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, वो ज्यादातर लोग कहां से आए थे? यूरोप से लोग आए थे, और उन्हें स्वतंत्रता का ज्ञान पहले से था, वो यूरोपीय मूल से परिचित थे, वो समझ रहे थे कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए इस चीज को बताया। तो इसको अपन शॉर्ट में समझें तो अमेरिकी महाद्वीप में यूरोप से आने वाले लोग थे, इसलिए वो स्वतंत्रता से परिचित थे, अतः उनने क्रांति जल्दी कर दी, और वो क्योंकि वो सिस्टम को समझ रहे थे, है ना।
तो अपन ये चीज समझ ली, क्रांति की पहले स्थिति क्या थी कि मूल्यवासी रेड इंडियंस थे, यूरोप से आने वाले लोग थे, वो जानकार थे, है ना, ये चीज थी। और आपको याद रखना है कि जो ये जो अटलांटिक तट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर 13 कॉलोनी थी। कितनी? ब्रिटेन की 13 कॉलोनी थी। पूरे अमेरिका पर उस तरीके से राज नहीं था ना, पूरी अमेरिका ने उस तरीके से क्रांति की है। मैं ये 13 जो ब्रिटेन के अंडर में थे, ये आजाद हुए थे। बाद में ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन जानेंगे अमेरिका की क्रांति के कारण। अब अपन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से क्रांति हुई। अपन ने एक स्थिति से अपने आधार बना लिया, फिर अपन जब कारणों को समझेंगे तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब अपन देखते हैं अमेरिकी क्रांति के कारण। तो अमेरिका की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अमेरिकी समाज की स्वतंत्र चेतना, अमेरिकी क्रांति स्वतंत्र चेतना, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, अमेरिका में जो इंग्लैंड के द्वारा दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थोपी जा रही थी, उसका विरोध किया, इसलिए उन्होंने क्रांति की। सप्तवर्षीय युद्ध, आपको याद रखना है, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस के विरुद्ध था, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, है ना। यहीं पे आपको याद रखना है कि भारत में फ्रांस और कौन से? कर्नाटक युद्ध, है ना। आपको याद रखना है कि सप्तवर्षीय युद्ध विश्व स्तर पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1756 से लेकर 1763 तक चला। भारत में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और इंग्लैंड के, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया। मतलब कि विश्व स्तर पे हो, चाहे भारत के स्तर पे हो, चाहे यूरोप के स्तर पे हो, फ्रांस और ब्रिटेन दो विरोधी पार्टियां या दो विरोधी देश रहे हैं, है ना। इसके बाद अपन को देखना बौद्धिक चेतना, क्योंकि मतलब बौद्धिक चेतना, क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने जो विचारकों के बारे में पढ़ा था, और अमेरिका में खुद ऐसे 2-4 विचारक, 3-4 विचारक ऐसे थे जो बौद्धिक चेतना, मतलब बौद्धिक चेतना में क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई किताब लिखी तो उसने बात की स्वतंत्रता, समानता, प्रकृति, इसके बारे में बताया, तो उससे क्या होता है कि जब लोग विचार पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये बात तो सही है। तो उससे क्या होता है कि जो बुद्धि पे जब आप सोचने पे मजबूर होते हो तो आपको सही गलत का फर्क समझ में आ जाता है, फिर आप जो गलत होता है उसके प्रति विरोध कर देते हैं। तो जब अमेरिकी वालों ने सोचना शुरू किया कि इंग्लैंड वालों का राज करना गलत है, तो उन्होंने क्रांति कर दी उनके विरुद्ध और विजय हासिल करके एक नए संविधान के साथ नए अमेरिका का निर्माण किया। आर्थिक कारण में अपन 3 कारण देखेंगे। अपन को नौ परिवहन नीति देखना है, एक व्यापारिक नीति देखना है और एक औद्योगिक नीति देखना है। मतलब इन तीन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो ये आर्थिक कारण हो जाएंगे कि अमेरिका ने विरोध क्यों किया। और तात्कालिक कारण में अपन को एक पढ़ना है बोस्टन टी पार्टी। ये 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। कब? 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन एक तट है, अपन ने ये देखा था ना अटलांटिक महासागर पे एक बोस्टन नाम का एक मतलब तटीय शहर है, वहां पे बोस्टन टी पार्टी, मतलब कि जो चाय के जहाज आते हैं उनको क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, इसी को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। तो बोस्टन टी पार्टी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो उसका सन याद रखना है 1773 है ना, उसकी 1773 वो तात्कालिक कारणों में मानी जाती है। उसके बाद क्रांति बड़े स्तर पर शुरू हो गई। तो अपन आइए एक एक करके इनको देखते हैं, है ना। अपन को एक एक करके इनको देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अमेरिकी समाज की स्वतंत्र चेतना। अब देखो स्वतंत्र चेतना है जो अमेरिकी क्रांति की, अपन को वो देखना है। तो स्वतंत्र चेतना कैसे थी? देखो स्वतंत्र चेतना यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया कि रेड इंडियन रह रहे थे, रेड इंडियंस प्लस यूरोप से आए लोग, या इनको अपन क्या कहते हैं? यूरोपीय, जो बाद में यूएसए के बन गए, है ना। ये अमेरिकी हैं, लेकिन ये आए कहां से थे? इनके दादाजी, पिताजी, स्वयं खुद जो जवान थे उस समय, तो ये यूरोप से आए थे। तो इनको क्या है, यूरोप की जो प्रगतिशील सोच थी, वो प्रगतिशील चिंतन था, वो पता था। प्रगतिशील चिंतन पता था, है ना। तो मतलब ये लोग इंग्लैंड के ही थे, लेकिन अमेरिका में रह रहे थे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में इंग्लैंड में अमेरिका जो था उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया, तो ये लोग आराम से रह रहे थे। जब इनको कोई दिक्कत नहीं थी तो ये आराम से रह रहे थे। लेकिन जब दिक्कतें करने लगे, जब इंग्लैंड वाले इन
अमेरिका के निवास करने वाले यूरोपियों को दिक्कत करने लगे, तो इन्हें रेड इंडियंस के साथ मिलकर विरोध किया और क्रांति की। तो जो समाज था वो यूरोप से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने जो उसके साथ दिक्कतें की उसका पुरजोर विरोध किया और क्रांति की, है ना। और साथ में यहाँ पे एक चीज और थी कि जो समाज था वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि वो जो अपन ने पढ़ा था ना प्रबोधन काल, उससे भी प्रभावित हो रहा था। किससे? प्रबोधन काल से, है ना। और वो ये समझ रहा था कि जब क्या होता है कि आप कठोर नीतियां अपनाते हैं शुरू से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पहले शुरू में क्या है नरम, मतलब कि जब अपन ने देखो 1492 में हो गई खोज, उसके बाद लगभग 15वीं 16वीं सदी में आके लोग बस गए, है ना। और इन्हें क्रांति कब की? 18वीं सदी में, है ना। तो आपने क्या है कि जो 17वीं सदी है लगभग आपने 100-150 साल तक क्या नहीं की, यहाँ पे जो 100 वर्ष का समय है वहां पे आपने कठोर नीति नहीं अपनाई, इनको अपने तरीके से रहने दिया, इनको अपने तरीके से शासन करने दिया। लेकिन जब आपने उन पर कठोरता बढ़ाई तो उन्होंने उसका विरोध किया। जैसे आप मान लो उदाहरण के तौर पे आपके घर में आपके पापा जी नहीं डांटते तो आप विद्रोह नहीं कहते, पापा जी की बात आराम से मानते रहते, जो आपको करना वो पापा जी आपको करने देते, आप पापा जी से कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब घर वाले आपको डांटने लगते हैं तो आप उनका विरोध करते हैं, घर के प्रति क्रांति कर देते हैं, क्योंकि कठोरता कोई सेना नहीं चाहता, है ना। इसी प्रकार इन्हें क्रांति कर दी। पिता इसलिए बोला क्योंकि ये यूरोपीय आए तो इंग्लैंड से थे, तो इंग्लैंड उनका एक प्रकार से पता ही हुआ ना, इसलिए उदाहरण दिया। तो कठोर नीति जब करने लगे तो इन्हें विद्रोह किया। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या देखा था? दूसरे नंबर पे अपन ने चीजें देखी थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। तो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था कैसी थी? जो इंग्लैंड था वो आपको पता है कि अपने इधर भी गवर्नर, भारत में जब शासन करते थे तो गवर्नर कहां से नियुक्त होता था? ब्रिटेन से। तो अपन को पर देखना क्या है? दूसरा दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। तो आपको याद रखना है ये अमेरिका है। तो यहाँ पे अमेरिका वालों की क्या है? स्थानीय परिषद। अमेरिका वालों की क्या है? स्थानीय परिषद। और ब्रिटेन से क्या भेजा जा रहा है? ब्रिटेन से भेजा जा रहा है गवर्नर। ब्रिटेन से नियुक्त क्या हो रहा है? गवर्नर। आपको याद रखना है कि अमेरिका पे राज करने के लिए स्थानीय परिषद है, यहाँ पे इनका निर्वाचन होता है, स्थानीय परिषद के सदस्य का निर्वाचन होता है सीमित स्तर पे। ये नहीं कि हर व्यक्ति को वोट देने का या चुनने का अधिकार है, लेकिन क्या है कि अमेरिका के लोग अपने ही लोगों को चुनकर उनके द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर देश का संचालन हो रहा था। और ये जो गवर्नर है ये कहां से नियुक्त हो रहा था? ब्रिटेन से। तो स्थानीय परिषद थी अमेरिका की और गवर्नर था ब्रिटेन का, है ना। तो क्या था कि और अंतिम रूप से काम किसका माना जाता था? अंतिम रूप से कानून को बनाने की शक्ति किसके पास थी? गवर्नर के पास। इसी बात का अमेरिका विरोध कर रहे थे कि शासन अमेरिकियों पे किया जाना, तो कानून भी अमेरिका बना और अंतिम शक्ति भी किसके पास होनी चाहिए? अमेरिका के पास। लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास थी? गवर्नर के पास। जैसे कि अपन देखते हैं कि 1773 के बाद 1765 में आजाद बारिंग हेस्टिंग आता है 1772 में, है ना। इसी प्रकार कानवालिस आता है, डलहौजी, तो ये नियुक्त हो गए। मतलब ब्रिटेन वाले व्यक्ति आते हैं और शासन किस पे कर रहे थे? भारत पे। इसी प्रकार ब्रिटेन वाले व्यक्ति को भेज के गवर्नर को किस पे करा रहे थे? अमेरिका। इसी बात का इन्होंने विरोध किया कि जब हमारे पास स्थानीय लोग हैं तो इनकी जो ये कानून बना रहे हैं इनको सही मानना चाहिए ना, इसको अंतिम रूप से शक्ति नहीं देना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि इस गवर्नर की बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रांति में आगे चल के नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका में ये मतलब ये था कि जो आपकी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था है, अगर आप स्थानीय परिषद के लोगों का जो प्रतिनिधित्व उसको स्वीकार नहीं करेंगे, गवर्नर जो मानी कर रहा है उसको नहीं रोकेंगे, तो हम आपको कर नहीं देंगे। देखो कर एक सांकेतिक रूप से इसलिए आपको समझना है क्योंकि जो इंग्लैंड यहाँ पे जो राज कर रही थी उसका उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना, और जब इंग्लैंड के आर्थिक उद्देश्यों पर चोट हुई है तब तक इंग्लैंड को दिक्कत होती है, इसलिए नारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का मतलब ये है कि आप दोषपूर्ण शासन व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तो हम आपको कर देंगे, मतलब हम आपकी चीजों को स्वीकार करेंगे। अगर आप दोषपूर्ण शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रहे तो हम आपको कर नहीं देंगे। इस प्रकार से ये दोषपूर्ण शासन व्यवस्था किसका कारण बनी? अमेरिकी क्रांति का कारण बनी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके चुने हुए लोग ही उस पर शासन करें। देखो
जब इनने प्रतिनिधित्व की बात की ना, इसीलिए बाद में अमेरिका संविधान ने क्या लोकतंत्र को अपनाया। इसीलिए किसको अपनाया? लोकतंत्र को। इसीलिए क्या है कि जब क्रांति जिस तरीके से होती है उसी प्रकार उसके आगे का देश का संचालन होता है। देखो अपन ने शांति से देखो छोटी छोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 के अलावा 1857 के बाद जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना के बाद जो आंदोलन चला 1947 तक, वो अहिंसात्मक था है? कई घटनाएं हिंसात्मक हुई लेकिन बड़े स्तर पे क्या था? अहिंसा का पालन कर रहा था, है ना। इसीलिए भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी गांधीवादी चीजें शामिल की गई। तो जिस प्रकार क्रांति होती है उसी प्रकार आगे देश का संचालन होता है। तीसरे नंबर पे अपन को क्या देखना है? बौद्धिक चेतना। तीसरे नंबर पे अपन को क्या देखना है? बौद्धिक चेतना। तो देखो बौद्धिक चेतना में क्या होता है कि जो लोग होते हैं जो क्रांति करते नहीं है लेकिन क्रांति को प्रेरित करते हैं। बौद्धिक चेतना का मतलब क्या है? बौद्धिक चेतना का मतलब वो है कि साहित्य के द्वारा, अखबार के द्वारा, कविता के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, मतलब साहित्यिक चेतना। तो यहाँ पे क्या था? जैसे नाम आता है थॉमस पेन, थॉमस पेन, जेम्स ओटस, ये अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के बुद्धिमान लोग थे, है ना। जेम्स थॉमस पेन, जेम्स ओटस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन लोगों ने क्या है कि अमेरिका में बौद्धिक चेतना, मतलब कि बौद्धिक चेतना की मतलब यहाँ पे तर्क और बुद्धि के माध्यम से, तर्क और बुद्धि के माध्यम से क्या किया? क्रांति को प्रेरित किया, क्रांति को प्रेरित किया। मतलब कि ये जो थॉमस पेन, जेम्स ओटिस, बेंजामिन, ये लोग ये लिख रहे थे कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, यहाँ पे शासन अमेरिकियों के द्वारा किए जाना चाहिए, इंग्लैंड की मनमानी हम नहीं सहेंगे, इस प्रकार की बात कर रहे थे। तो जो अमेरिकन लोग जो सुन रहे थे तो वो कह रहे थे हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो उससे प्रेरित होते तो फिर क्रांति में भाग लेते थे। इस प्रकार सारे अमेरिकन लोगों ने मिलकर इंग्लैंड को पराजित कर दिया। तो देखो ये जो बौद्धिक चेतना के लोग होते हैं तो हमेशा क्रांतिकारी या लड़ने वाले महत्वपूर्ण नहीं होते, जो प्रेरित करता है उसकी भी हर चीज में भूमिका होती है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि प्रेरित करने वाला शिक्षक अच्छा होता है, तो इसी प्रकार जो ये बौद्धिक लोग होते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई जाके डायरेक्ट क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो साहित्य लिखा उससे क्रांतिकारी प्रभावित हुए। बहुत सारे लेखक हुए, है ना, उन्होंने क्या किया? ऐसा साहित्य लिखा जिसको पढ़कर, ऐसे लेख लिखे अखबार में जिसको पढ़कर युवा या लोग क्रांति के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने भारत में भी क्रांति की विश्व स्तर पे जो बौद्धिक चेतना है वो साहित्यकारों के द्वारा, कवियों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रसारित की गई है। इसलिए बौद्धिक चेतना का मतलब हर क्रांति में आपसे अगर कोई क्रांति, जैसे आपको कोई उत्तर लिख रहे हैं क्रांतियों के कारण, आपको मान लो कोई चीज याद नहीं आ रही, तो आप लिख सकते हैं कि बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और लोगों ने क्रांति की। ये बात आप याद कर लो, आप लिख लो कि बौद्धिक चेतना के बारे में किसी भारत की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, किसी भी क्रांति में आप लिख सकते हैं कि बौद्धिक चेतना ने क्रांति को प्रेरित किया और क्रांति को अंजाम दिया गया। इसके बाद अपन को देखना है क्या? आर्थिक नीतियां। मतलब कि अमेरिका क्रांति में, मतलब कि ये बहुत बड़ा कारण है कि जो इंग्लैंड की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से अमेरिकियों ने विरोध किया और वो क्रांति का कारण भी बना। देखो आपको पता है कि इंग्लैंड का उपनिवेश बनाने का या किसी देश को गुलाम बनाने का, किसी देश पर राज करने का एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या है? आर्थिक लाभ कमाना। तो है ना, आर्थिक लाभ कमाएंगे तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी चलाएंगे, है ना, अपने हिसाब से पॉलिसी चलाएंगे। जैसे भारत में अत्यधिक कर लिया गया, किसानों को बर्बाद कर दिया, उद्योगों को बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 मुख्य रूप से कानून है, आर्थिक कानून। कौन कौन से? एक है नौ परिवहन, मतलब कि जो समुद्र परिवहन है उसके बारे में, नौ परिवहन एक्ट अधिनियम। दूसरा है व्यापारिक एक्ट और तीसरा है औद्योगिक एक्ट। ये औद्योगिक नियम समझ लो, औद्योगिक नियम। तो ये तीन ये क्या है? अमेरिका, ये क्या है? इंग्लैंड। इनने बना के इनको भेजे, ये आप इंग्लैंड और ये यूएस। तो इनने इन 3 कानूनों को भेजा। इनका उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। आर्थिक लाभ कमाने के लिए नौ परिवहन एक्ट, व्यापारिक एक्ट और औद्योगिक नियम भेजे। अब इनमें क्या था? नौ परिवहन में ये था कि जो अमेरिका का जो तट है, अमेरिका के तट पर सब किसके जहाज जाएंगे? इंग्लैंड। किसके जहाज जाएंगे? इंग्लैंड। इसका मतलब इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड से जुड़े हुए जो उपनिवेश हैं उनके।
मतलब इंग्लैंड जिसको इजाजत देगा उसी के जहाज अमेरिका के तट पर पहुंचेंगे। मतलब कि अमेरिका के तट पर व्यापार के लिए या परिवहन के लिए कौन इंग्लैंड या उसके उपनिवेश के वाहन या उसके जहाज पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा कि अब अमेरिका जो व्यापार में आयात निर्यात करना चाह रहा था वो सिर्फ किसको कर पाएगा, इंग्लैंड को, और इंग्लैंड अपने तरीके से करेगा। तो उससे क्या हुआ, उसका व्यापार बाधित हुआ। क्योंकि आप सोचो, मान लो अपन जो बंबई का तट है या जो तमिलनाडु का तट है उसको अपन कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड के लोग आ सकेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। फिर अमेरिका के कैसे आएंगे, अफ्रीका के कैसे आएंगे, यूरोप के अन्य देश कैसे आएंगे, श्रीलंका कैसे आएगा। तो क्या होगा कि आपके इधर पे जब जहाज आ नहीं पाएगी तो जहाज जा नहीं पाएगी, जब नहीं जा पाएगी तो आयात निर्यात पूर्ण रूप से क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसने किसको बर्बाद कर दिया, इसी का विरोध किया, आयात निर्यात प्रभावित हुआ है ना। तो आपको याद रखना है कि नौवान परिवहन में कहा गया कि अमेरिका के तट पर सिर्फ इंग्लैंड से संबंधित जहाज ही आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसने अमेरिका के आयात निर्यात को प्रतिबंधित किया। इसीलिए अपन इनको क्या बोला है, आर्थिक कारण। इससे आर्थिक रूप से क्या हुआ, आर्थिक रूप से यूएसए परेशान हुआ और उसने विरोध किया और क्रांति की। अब व्यापारिक एक्ट में क्या था, देखो व्यापारिक एक्ट में ये था कि यहाँ पे वही वस्तु बेची जाएंगी या वही उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाएगा जो इंग्लैंड में बनी है। अब ये ले लो, जब क्या होगा, आप देखो, आपको अगर एक ही ऑप्शन दिया जाए, एक ही ऑप्शन चुनने दिया जाए, तो उसमें सही अगर आपके पास रहेगा ही नहीं, तो इंग्लैंड वही चीज बना के भेजेगी जो यहाँ पे बेच सकेगी। महंगी भेजे, सस्ती भेजे तो अमेरिका वालों को कोई डिसीजन लेने का मौका मिलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने विरोध किया है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, क्या आएगा यहाँ पे, आयात क्या होगा, सिर्फ इंग्लैंड से चीजें आयात होंगी, तो उससे भी इनका आयात निर्यात प्रयास हुआ। औद्योगिक इसमें क्या था, उत्पादन उन्हीं चीजों का किया जाएगा जो इंग्लैंड में नहीं होता। उत्पादन किसका होगा, वह चीजें जिनका उत्पादन इंग्लैंड में नहीं होता। अब ये ले लो। अब आप देखो कि जो औद्योगिक नियम ऐसा था कि मतलब कि जो अमेरिका वाले उत्पादन क्या करेंगे जो इंग्लैंड में चीजें उत्पादित नहीं होती। मान लो इंग्लैंड में कपास नहीं होता तो अमेरिका वाले उत्पादन करेंगे, मान लो इंग्लैंड में नील नहीं होता तो अमेरिका वाले, और जो होता है वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इनकी जो चॉइसेस हैं, इनका जो चुनना है, इनकी जो स्वतंत्रता है व्यापार के मामले में, आर्थिक मामले में, व्यापार आयात के मामले में, निर्यात के मामले, वो एक प्रकार से इन तीन नियमों की मदद से क्या कर दी गई, इनको प्रतिबंधित कर दिए गए, इनको जकड़न कर दी गई, इनको रोक लगा दी गई। मतलब कि जो व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र था अमेरिका का, वो कौन, इंग्लैंड के द्वारा किया जा रहा, प्रभावित किया जा रहा था। इसीलिए इन आर्थिक कानूनों की वजह से इंग्लैंड का विरोध किया अमेरिका ने और क्रांति को सफल, या क्रांति के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की, है ना। तो आपको याद रखना है कौन कौन से, नौ परिवहन कानून, व्यापारिक कानून और औद्योगिक कानून। इसके बाद अपन देखते हैं तात्कालिक कारण। कौन सा, तात्कालिक कारण। देखो तात्कालिक कारण क्या था, अपन ने नाम अभी देखा था, बोस्टन टी पार्टी। देखो बोस्टन टी पार्टी के पहले अपन को एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि इंग्लैंड के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, इंग्लैंड और अमेरिका में यहाँ पे चाय बहुत मैटर करती है कि चाय का निर्यात है, इंग्लैंड से चाय आती थी। इंग्लैंड मतलब कि अमेरिका में चाय सिर्फ इंग्लैंड बेचता था, चाय है ना। तो यहाँ पे क्या था कि चाय पसंद करते थे अमेरिका वाले और इंग्लैंड से ही निर्यात होता था। तो क्या है कि ये कभी रेट बढ़ा देते थे, ये कभी आयात टैक्स कम कर देते थे, निर्यात टैक्स बढ़ा देते थे। तो इससे क्या है कि जो चाय वाला व्यापार है वो क्या होता था, चाय वाले सिस्टम से भी अमेरिकी लोग परेशान होते थे। तो चाय का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाय का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसीलिए एक व्यक्ति हैं सैमुअल एडम, इनने नेतृत्व किया 1773 में, कहां पे, बोस्टन में, और इन्होंने चाय के जहाजों को लूटा। इसी को बोस्टन टी पार्टी कहा गया, बोस्टन टी पार्टी कहा गया। मतलब कि चाय एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अमेरिका और इंग्लैंड के व्यापार में चाय एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सांकेतिक मुद्दा था। जैसे गांधी जी ने नमक को चुना था ना, नमक भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि घर घर जाता था। इसी प्रकार अमेरिका के लिए चाय बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जो चाय से जो डिस्टर्बेंस हुआ उसका फायदा क्रांतिकारी ने उठाया। और सैमुअल एडम्स, आपको याद रखना है
सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 1773 में 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन के तट पर चाय के जहाजों को लूटा गया, इसलिए बोस्टन टी पार्टी की, मतलब चाय के जहाजों को लूटकर वहां पे चाय की पार्टी की, इसलिए बोस्टन टी पार्टी की बात कही गई। 1773 में हुई। देखो नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैमुअल एडम्स। और जो स्थान था बोस्टन टी पार्टी, ये किस महासागर के तट पे है? अटलांटिक महासागर के। किस महासागर के तट पे? अटलांटिक महासागर के तट पे है, मतलब अमेरिका के जो पूर्वी तट है ना, अमेरिका का जो पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, ये पूर्वी तट, यहाँ पे अपन ने देखा था अटलांटिक, यहाँ पे बोस्टन है, वहां पे इन चीजों को लूटा गया। तो अपन ने देखा, अपन कारणों को अगर समराइज करें तो देखो क्या है कि जो समाज के लोग यूरोप से आए थे वो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते थे। जब उनकी स्वतंत्रता प्रभावित की गई तो उन्होंने क्रांति की। जो स्थानीय परिषद अमेरिका के लोग थे उनके द्वारा वो शासित होना चाहते थे, लेकिन जब गवर्नर ने उस कानून में हस्तक्षेप की तो उसका विरोध अमेरिकनों ने किया और क्रांति की। बौद्धिक चेतना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस, थॉमस पेन, इन लोगों ने जो साहित्य लिखा, इन लोगों ने जो क्रांति को प्रेरित किया, उसकी वजह से क्रांति हुई। इसके बाद जो आर्थिक कानून थे, नौ परिवहन कानून, औद्योगिक कानून, व्यापारिक कानून, उसकी वजह से आयात निर्यात और व्यापार प्रवृत्ति या आर्थिक हित कमजोर हुए अमेरिका के, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड का विरोध किया और क्रांति की। और अंतिम रूप से जो तात्कालिक कारण है बोस्टन टी पार्टी, मतलब चाय एक सांकेतिक मुद्दा था और उससे अमेरिकी बहुत प्रभावित होते थे, तो उन्होंने उस बात का विरोध किया और 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन के तट पर इंग्लैंड से आने वाली चाय की जहाजों को लूटा और सांकेतिक रूप में क्रांति की शुरुआत कर। जो अमेरिका क्रांति का प्रभाव है और अमेरिका क्रांति का जो प्रभाव पड़ा विभिन्न देशों पे, और अमेरिका की मतलब इंग्लैंड की पराजय के कारण क्या थे, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव और नए अमेरिकी संविधान को अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 अपना यहाँ समाप्त हो गया। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अमेरिकी मतलब इंग्लैंड हारा क्यों, उस अमेरिकी क्रांति का प्रभाव इस पर क्या पड़ा, जिसमें भारत और फ्रांस को देखना है। और एक चीज और देखेंगे कि अमेरिका ने संविधान बनाया तो उस संविधान का एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या चीजें अच्छी थी, क्या चीजें थोड़ी सी कमियां थी या क्या उसकी लिमिटेशंस थी। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़े रहें और अपन सेकंड पार्ट कल देखें।